ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कोविड-19 जागरूकता पर हमारा विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तुलिका शर्मा का नमस्कार। आज सुबह सुबह एक मैसेज मिला। वो ये था कि आप ये मत सोचिए कि आप कितने स्ट्रेस्ड हैं, बल्कि ये सोचिए कि आप कितने ब्लेस्ड हैं। यकीनन जिंदगी जीने का यही तरीका होना चाहिए। इस नज़रिए से यदि हम देखना शुरू कर देंगे तो जीवन के तनाव हल्के हो जाएंगे। और तनाव के क्षणों में अक्सर हम उन सभी नेमतों को भूल जाते हैं जो हमारे पास पहले से होती हैं, बल्कि जो कुछ नहीं होता ना हमारे पास, उसकी चिंता में घुले जाते हैं। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। उसके पास सोच विचार करने की शक्ति है, विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण हैं, साहित्य है, कला है, विज्ञान है, संगीत है उसके पास। जानते हैं, ये वो नेमतें हैं जो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य होने के नाते हमें सहज प्राप्त हैं। इस तरह से तो हम ईश्वर की फेवरेट कृति हुए ना। तो खुद को आज से ही, बल्कि अभी से ही ईश्वर का फेवरेट मानना शुरू कर दीजिए और खुश रहना शुरू कर दीजिए। खुशी की बात यह है कि आज हम अपने कार्यक्रम में भी ऐसे ही लोगों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो विशेष कलाओं से ब्लेस्ड हैं। दीपक सोनी यूं तो रंगमंच के मंझे हुए कलाकार हैं, मगर वो खुद को अभिनय से ज़्यादा रंगमंच की प्रॉपर्टीज़ में व्यस्त रखते हैं। मंच सज्जा के विभिन्न आयामों में तो दीपक पारंगत हैं ही, साथ ही मुखौटे, पगड़ियाँ और पोशाक बनाना विशेष तौर पर उन्हें पसंद है। ग्वालियर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट वर्चुअल म्यूजियम में दीपक सोनी की बनाई हुई पगड़ियाँ और पोशाकें डिस्प्ले के लिए लगाई गई हैं। संग्रहालय खुलने पर ग्वालियर के इतिहास के साथ साथ वेशभूषा के इन अवयवों को विभिन्न गैलरीज में देखा जा सकता है। दीपक सोनी रंगमंच से संग्रहालय तक कैसे पहुंचे, इस यात्रा पर दीपक सोनी से हमने बात की। आइए सुनते हैं यही बातचीत। श्रोता साथियों, इस समय हमारे साथ हैं दीपक सोनी। दीपक जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, मूलतः आप अभिनेता हैं और नाटक और रंगमंच से जुड़े हैं जी। नाटक और रंगमंच से लेकर के और इस वर्चुअल म्यूजियम तक का सफर आपका कैसा रहा और कैसे रहा, ये हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए, ये रंगमंच से लेकर के यहाँ तक की यात्रा तो बहुत लंबी रही, क्योंकि मैं बचपन से ही कलाकार परिवार में पैदा हुआ और अपनी जगह ढूंढता हुआ रंगमंच की ओर पहुंचा। और जब रंगमंच तक पहुंचा तो मुझे पता चला कि ये मेरी जगह है, ये मेरा काम है। इसके पहले मैंने बहुत काम किए, पेंटिंग है, आर्ट से रिलेटेड सारे काम किए। चूंकि सुनार परिवार से था तो सोने चांदी की जो कलात्मक चीजें हैं वो मैं करता ही था। साथ में ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट मुझे मिला, ये हमारे यहाँ सिरोंज जो शहर है, छोटा सा शहर है, वहाँ पे झांकियां लगती थी नवरात्रि में, गणेश जी उत्सव में। तो उन झांकियों में प्रतियोगिताएं हुआ करती थी, कौन कितना उसमें क्रिएटिविटी ला सकता है। लाइव सीन बनाते थे हम लोग, देवी देवताओं को बिठाते थे और लोगों का मेकअप करते, सेट बनाते। तो ये चीजें वहां से निकल के आई, लेकिन उसके बाद संतुष्टि कहीं नहीं मिल पा रही थी किसी भी काम में। परिवार का काम भी किया, सोने चांदी का व्यापार भी किया, रत्नों का काम भी किया, ज्योतिष का काम भी किया, लेकिन हर जगह मुझे ये लगता था कि साल 2 साल में कि ये नहीं है मेरी जगह, ये मेरी जगह नहीं है। अंत में फिर मैं भोपाल पहुंचा। भारत भवन, रविंद्र भवन, इनके चक्कर लगाया करता था मैं, क्योंकि उस समय मैं म्यूजिक से, तबले से पास आउट था, तो तबला जानता था। रंगमंच इतना मतलब स्कूल में किया था, लेकिन परिपक्वता नहीं थी। तो फिर
एक उस्ताद मिले भोपाल में, जिनसे मैं 12 साल पहले सरोंज में मिला था। एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की वर्कशॉप थी उसमें, तो वो अचानक से मुझे मिल गए और बातचीत हुई। उन्होंने कहा कैसे घूम रहे हैं यहाँ ये वो। मैंने कहा कुछ काम की तलाश में हूँ। तो उन्होंने कहा आओ, क्या जानते हो? मैंने कहा मैं तबला जानता हूँ, तो आओ। उनका एक प्ले चल रहा था जो कि पटना जाना था, तो मैं गया वहाँ, उनकी क्लास में गया और वहाँ एक खास साहब बैठे हुए थे, सारंगी लिए, तबला रखा था और क्लास में रिहर्सल चल रही थी। एक क्लासिकल डांस कंपोज हो रहा था। मैं गया, सारंगी वाले उस्ताद खान साहब ने कहा बजाओ भाई। फिर हमने नई कंपोजिंग बनाई, वो बहुत खुश हुए। उसके बाद से फिर संगीत का दौर चालू हुआ, तो थिएटर में संगीत करना चालू किया, कंपोजिंग करना चालू की। क्योंकि जो मैडम थी हमारी गुरु थी वैशाली गुप्ता, वो कोरियोग्राफर हैं बेले की। तो पहले संगीत बनाते थे हम, फिर वो सीन बनाती थी, या फिर कभी सीन बना दें तो हम म्यूजिक बनाते। तो बड़ा मजा आता था। धीरे धीरे फिर अभिनय की ओर ज्यादा रुझान होने लगा, तो फिर अभिनय पे अब लेकिन ये सब भी काम करना रहता था, प्रॉपर्टी, कॉस्ट्यूम। तो जितनी ज्यादा व्यस्तता होती गई उतना मजा आता गया और ये सारी चीजें पक्की होती गई। क्योंकि मैं अब डायलॉग याद करने का और रिहर्सल का टाइम मुझे कम मिल पाता था, क्योंकि ये चीजें भी मुझे बनानी है, पूरी टीम के कॉस्ट्यूम बनानी है, प्रॉपर्टी बनानी है, सेट तैयार करना है और डायलॉग्स भी याद करने हैं। तो डायलॉग्स का मैं ऐसा करता था कि जब ये चीजें बना रहा हूँ तब मैं अपने डायलॉग्स रिवाइज करता था। तो बनाते बनाते मेरा अनुभव ये रहा है, जब मैं इन चीजों को बनाता हूँ तो कहीं ना कहीं ये चीजें मुझसे बातें करने लगती है, और जो कैरेक्टर होते हैं वो कैरेक्टर में उन चीजों में, कोई मुकुट बना रहा हूँ, कोई पगड़ी बना रहा हूँ, कोई सेट का कोई प्रॉपर्टी बना रहा हूँ, तो वो प्रॉपर्टियां मुझे सजीव सी लगने लगती हैं अचानक से। और मैं अपने डायलॉग, अपने संवाद उनसे शेयर करता हूँ और वो अपने अपने डायलॉग और जो कैरेक्टर है वो मुझसे शेयर करने लगते हैं। ऐसा एक वातावरण बन जाता है मेरी अपनी जिंदगी में। क्या बात है दीपक जी, मतलब इतना डूब के आप काम करते हैं। बहुत मजा आता है। और वो मेरी एक अपनी दुनिया होती है, उसमें फिर मेरे साथ और कोई नहीं, वो मेरी चीजें हैं, मेरे औजार हैं, मेरे हथियार हैं, मेरा बैग है और मेरी चीजें पगड़ियां हैं। खासतौर से मुझे पगड़ियों से बहुत प्यार है और पगड़ी को लेकर के मैं बहुत सजग रहता हूँ, क्योंकि पगड़ी हमारे देश का एक वो हिस्सा है जिससे हमारी पहचान है। जी 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 जी, आन बान शान है पगड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पगड़ी के लिए हमेशा काम करता हूँ। फिर धीरे धीरे मैं आर्ट एंड क्राफ्ट पढ़ाने लगा, जैसे कि मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय है, वहाँ 20 दिन 15 दिन जितना उनका टाइम होता है उसके हिसाब से वो क्लासेस देते हैं। फिर भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी है लखनऊ में, वहाँ जाता हूँ जब भी वो बुलाते हैं। लोकरंग होता है हमारा मध्य प्रदेश का लोकरंग जी, उसमें बहुत सारे कलाकार होते हैं एक साथ, मतलब 400-500 कलाकार एक साथ परफॉर्म करते हैं, एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है वो। तो उन सब का कॉस्ट्यूम, प्रॉपर्टी, ट्राइबल्स को लेकर के अलग अलग थीम। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग का जो कार्यक्रम है लोकरंग, उसमें दीपक जी मूलतः कहा जाए तो आप आर्ट डायरेक्टर जैसा काम करते हैं। जी जी जी। ये जो वर्चुअल म्यूजियम है इसमें भी लगभग इसी तरह का आपका काम है, जो ऐतिहासिक कॉस्ट्यूम्स ग्वालियर और उसके रजवाड़ों में पहनी जाती रही उनको शोकेस करने का काम है आपका। तो इस पर कितनी रिसर्च आपको करनी पड़ी? देखिए, इसके लिए सबसे पहले डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग हुई, तो उनका कहना था कि जो लोग यहाँ आए, राजा महाराजा, ये जो भी लोग यहाँ से गुजरे, उनके संदर्भ में जो जो चीजें हम रख सकते हैं कॉस्ट्यूम लेकर, और खासतौर से पगड़ियाँ, क्योंकि पगड़ी ज्यादा प्रतीक होता है, इसलिए हमने खासतौर जोर पगड़ियों पर दिया। क्योंकि मराठा साम्राज्य यहाँ आया, शिंदे परिवार जो आया, तो उनका सिंबॉलिक कॉस्ट्यूम खासतौर से उनकी शिंदे शाही पगड़ी जो होती है उस पर हमने काम किया और वो वहाँ बना करके हमने रखी। इसके बाद सिख संप्रदाय के जो गुरु थे, क्या नाम है, मैं नाम, गुरु तेग बहादुर जी, वो यहाँ आए थे और किले पर आए थे, तो उनकी एक कॉस्ट्यूम है जो 52 कलियों का एक बागा, दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारे की तो कहानी ही इस 52 कलियों की अंगरखे पर है।
हाँ, वो हमने बनाया और फिर मराठी कॉस्ट्यूम भी हमने बना करके रखी है वहाँ। राजपूताना जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है वो भी वहाँ हमने रखा है, जेंट्स और लेडीज। मराठी भी जेंट्स और लेडीज का है, मेल फीमेल का वहाँ पर। तो इसके लिए पहले तो हमने सारे पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले, बाकी ये काम काफी पहले से कर ही रहे कॉस्ट्यूम को लेकर के। नाटकों में, सीरियलों में करते हैं तो रिसर्च करा हुआ रखा रहता है। कौन सा टेक्सचर रहेगा कपड़े का, क्या प्रिंट रहेगा कपड़े का। चुन्नट आती है तो वो चुन्नट नीचे कितना गिरेगी, कपड़े में कितना वजन होना चाहिए, वो सारी चीजें, कितने इंच का चुन्नट होना चाहिए, और ये सारी बातें हैं कॉस्ट्यूम को लेकर के। तो ये तो आपने पूरी टीम के साथ काम किया होगा ना? टीम है अलग अलग, लेकिन अभी तो सिर्फ मैंने फिर अकेले ही काम किया। कुछ कारीगर जो है मेरे पर्सनल, तो वो काम करते हैं साथ में। पगड़ियाँ बनाने का काम मैं खुद अकेले करता हूँ। असल में क्या है कि मुझे किसी और का हाथ भाता नहीं, सफाई मुझे नहीं लगती है। जी जी जी, इसलिए मैं खुद ही से करता हूँ काम। दीपक, वहाँ जो गैलरीज हैं जहाँ पर आपका काम ये शोकेस हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसी है, किस तरह से आपका काम वहाँ प्रदर्शित किया गया है? उसमें खास तौर से हमने मध्य प्रदेश की एक बहुत अच्छी चीज है चंदेरी। चंदेरी की हमने साड़ी वहाँ रखी है। उसका पूरा मेकिंग प्रोसेस, वो कैसे बनती है, धागा कैसे बनता है, फिर धागे को बना के कलर कैसे करते हैं, फिर वो उसकी गिट्टियां बनती हैं, लच्छियां बनती हैं, फिर वो अड्डी पर लगाई जाती है जो मशीन होती है हाथ से चलाने वाली, फिर उसमें धागा डाल के और साड़ी बनाई जाती है। वो पूरा प्रोसेस वहाँ दिखेगा जो भी वहाँ देखने जाएगा। और इसके बाद हमने कुछ सैंपल रखे हैं कपड़े के चंदेरी में जो बनता है। जैसे हमारा चंदेरी का सिल्क और कॉटन, मतलब बेशकीमती चीज है वो, तो वो हमने वहाँ रखा है, वो देखने के लिए लोगों को मिलेगा। फिर इसके बाद हमारा 52 कली वाला बागा चलेगा आगे नेक्स्ट शोकेस पे। फिर उसके बाद हमारा पगड़ियाँ रखी हुई हैं जिसमें 12 पगड़ियाँ हैं। 12 पगड़ियों में सबसे ऊपर है शिंदे शाही पगड़ी, इसके बाद है महाराष्ट्र का फेंटा, उसके बाद है गुजराती पगड़ी, उसके बाद मध्य प्रदेश की मालवा की पगड़ी, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और चंबल की पगड़ी, और राजस्थान की गोल पाग जिसमें चुन्नी होती है, बंदेज की होती है। इसके बाद हमारा जोधपुरी लहरिया साफा। क्या बात है। फिर है हमारी मुगल शाही पगड़ी जो मुगल लोग पहनते हैं, उनका हेडगेयर है। इसके बाद राजस्थानी एक गोल और होती है जो मारवाड़ की होती है। फिर एक मेवाड़ी है। इस प्रकार से ये 12 पगड़ियाँ वहाँ रखी हुई हैं। चूंकि जैसे अपना मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, आपका निमाड़ है, मालवा है, ये जितने भी हमारे क्षेत्र हैं इनमें अलग अलग तरह के पगड़ियाँ बांधते हैं लोग। मध्य प्रदेश में कम से कम 8 से 10 प्रकार की पगड़ियाँ होती हैं। चूंकि वो म्यूजियम था, वर्चुअल म्यूजियम है, उसमें हम जितना रख पाए 12 प्रकार की पगड़ियाँ रखा है, लोगों को दिखेगी। मैं काम कर रहा हूँ पगड़ियों को लेकर के। दीपक जी, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के साथ भी आपका बहुत काम है, आप बताएं वो काम क्या है? पर्यटन विभाग का एक काम था, होम स्टे का एक उनका प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट ये था कि जो भी बाहर से सैलानी आएंगे, विदेशी लोग आएंगे, उनको ग्रामीण क्षेत्र में आपकी संस्कृति परंपरा में रहने के लिए वो उनकी बहुत चाहत होती है। तो उसको लेकर के ऐसे कुछ घर चिन्हित किए गए। जैसे सांची में मैंने ये काम किया, सांची मध्य प्रदेश में। उसके पास एक गांव है माची, और उसके आसपास के 5 गांव हैं सांची के। तो उन 5 गांवों में कुछ होम स्टे जो मिट्टी के घर हैं उनको बनाया, और उनको उस ट्रेडिशनल डिजाइन में, जो भी डिजाइन यहाँ के हमारे मध्य प्रदेश के ट्रेडिशनल आर्ट है, मिट्टी के रंग हैं, उन रंगों से रंग कर चकिया और चूल्हा और वहाँ सारी व्यवस्थाएं जिनसे जो ग्रामीण क्षेत्र में पहले हुआ करती थी, आज भी हैं, तो उनसे रूबरू कराना ये डिपार्टमेंट का काम था। तो वो काम भी किया था, और लोग आते हैं। अब क्योंकि कोरोना लग गया तो आना जाना बंद हुआ है अभी, लेकिन फिर होगा वो शुरू। तो अच्छा प्रोजेक्ट था वो। लोग बहुत चाव से हमारी संस्कृति को जानना चाहते हैं।
दीपक जी, ये जो काम आप करते हैं ये थोड़ा अलग हटके है। सामान्य तौर पर युवा जिस तरफ जाना चाहते हैं जहाँ पैसे ज्यादा होते हैं, लेकिन ये काम करते हुए ये आपके शौक का काम तो है, आपकी पसंद का काम तो है, आप डूब तो जाते हैं इसमें, लेकिन क्या ये रोजगार आपको जीने लायक पैसा देता है? हाँ, देता है। बस ये है कि कभी कभी पर्याप्त पैसा नहीं मिल पाता है, तो उसका मुझे मलाल नहीं होता, क्योंकि मैंने अपने मन का काम कर लिया। मन की संतुष्टि ज्यादा जरूरी है। बस मैं ये समझता हूँ वो काम करके मैं जी लिया तो मेरा पैसा बराबर हो गया, कोई बात नहीं है। और मैं कभी सामने वाले को, अगर कोई प्राइवेट पार्टी भी है या शासकीय डिपार्टमेंट है, उनको कभी ऐसा बोलता नहीं हूँ और कभी तयपाई में करता नहीं हूँ। किसी भी काम को करने से पहले मैं कभी कोई तयपाई नहीं करता कि इसका इतना होगा, इसका इतना होगा, मेरा पर डे का ये होगा या टीम का पर डे का, ऐसा कुछ नहीं करता। लेकिन दीपक जी, आजकल जो है अपनी ही मार्केटिंग का बहुत ज्यादा प्रचार हो चुका है। अपनी मार्केटिंग जो लोग करते हैं वो ज्यादा सफल माने जाते हैं। तो क्या कभी आपने इस तरफ सोचा है कि आप अपने इस काम की खुद मार्केटिंग भी कर पाए? नहीं, मैंने तो नहीं सोचा, क्योंकि मैं काम पे भरोसा रखता हूँ। मेरा काम अच्छा है, मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ, मेरे काम में सफाई है। एक मेरा संदेश है कि कर्मनिष्ठ होकर कार्य करना, अपने लक्ष्य को सदैव स्मरण रखना और रंगमंचीय समाज से संबंधित व अन्य कार्यों का निर्वहन कुशलता पूर्वक करना, सभी कार्यों के उचित व अनुचित पक्षों का निर्णय कर कार्य के परिणाम तक पहुंचना, ताकि कार्य के उपरांत पछतावा न हो। ये मेरा एक ध्येय वाक्य है, मैं इसको लेकर के काम करता हूँ। जी, हम तो चाहते हैं कि जो आपने जीवन में ध्येय बनाया है वो पूरा हो और आप अपने इन उद्देश्यों पर खरे उतरते रहें। जो आपने अपने लिए सोचा है वो मुकाम आपको हासिल हो और इसी तरह काम करते रहें। और आपका काम देखने के लिए वर्चुअल म्यूजियम जैसे ही खुलता है हम जाते हैं और देख कर आते हैं। जी दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत आपका भी आभार। आप थे दीपक सोनी। श्रोता साथियों, वीरेंद्र नागवंशी अपने पेपर मैशी म्यूरल्स के लिए जाने जाते हैं। सिंधिया स्कूल ग्वालियर फोर्ट में कला शिक्षक के रूप में कार्यरत वीरेंद्र नागवंशी चित्रकला के क्षेत्र में लगातार सीखते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने वर्चुअल म्यूजियम ग्वालियर में अपनी टीम के साथ बेहतरीन आर्टवर्क किया है। ग्वालियर की ऐतिहासिक इमारतों को मोनोक्रोम के रूप में दीवारों पर उकेरा है। लगभग लुप्त प्राय चितेरा कला को सीखकर विभिन्न दीवारों पर रंगीन कलाकृतियां बनाई हैं। साथ ही सिंधिया राजवंश की पहचान दीवारों पर की जाने वाली रंगीन पच्चीकारी को भी संग्रहालय की दीवारों पर पुनर्जीवित किया है। इस महत्वपूर्ण और बृहत काम को वीरेंद्र नागवंशी और उनकी टीम ने किस प्रकार अंजाम दिया, ये जानने के लिए हमने उनसे बात की। आइए सुनते हैं वीरेंद्र नागवंशी से की गई ये बातचीत। श्रोता साथियों, इस समय हमारे साथ हैं वीरेंद्र नागवंशी। वीरेंद्र जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मैम। वीरेंद्र जी, आप चित्रकार हैं। हमें ये बताइए कि फ्रीलांस चित्रकारी करने के अलावा आप रोजी रोटी के लिए क्या करते हैं? जैसे मैम, मूलतः मैं चित्रकार और मूर्तिकार तो हुई, उसके अलावा मैं जो है अभी ग्वालियर के द सिंधिया स्कूल दुर्ग ग्वालियर पर शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ अभी। और वहाँ पर जो है मैं बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट का ये ट्रेनिंग देता हूँ। जी जी, हमारी जानकारी में ये आया कि आप वर्चुअल म्यूजियम के साथ जुड़े, जो स्मार्ट सिटी ग्वालियर ने अभी फिलहाल तैयार कराया है। वर्चुअल म्यूजियम के साथ कैसे जुड़े और ये अनुभव कैसा रहा? मैम, वैसे तो मैं जो है पेपर मशीन में मूर्ति कला का काम बहुत ज्यादा करता हूँ अधिक। अच्छा। तो जयती सिंह मैम जो सीईओ है हमारी स्मार्ट सिटी के, उन्होंने जो है आमंत्रित किया अपने ऑफिस में, और तो उस तरह से वहाँ पर जाना हुआ पेपर मशीन के एक म्यूरल के माध्यम से। लेकिन बाद में पता चला कि इसमें जो है पेंटिंग का भी कुछ वर्क होना है, तो इस तरह से मैंने वहाँ पे ये काम शुरू किया स्मार्ट सिटी से म्यूजियम से जुड़कर, जो कि डिजिटल और वर्चुअल माध्यम में रहेगा। स्मार्ट सिटी के म्यूजियम में आपका काम क्या है ये भी बताएं। किस तरह से आपने अपने चित्रों को वहाँ प्रदर्शित किया है? स्मार्ट सिटी में वर्चुअल म्यूजियम के अंदर जो है हमने सबसे पहले तो चितेरा आर्ट, जो कि ग्वालियर की फेमस लोक कला है यहाँ की, कम से कम जो है 200 साल पुरानी चितेरा आर्ट है। और यहाँ पर पहले लगभग जो है 150 महेश्वरी घर हुआ करते हैं ग्वालियर में इसकी। और आजकल जो है लगभग 2 से 3 घर बचे हैं जो कि चितेरा का काम करते हैं बस।
तो उसको प्रमोट करने के लिए एक तो हमने स्मार्ट सिटी में चितेरा वर्क किया है, और इसके अलावा जो है ग्वालियर के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे, जैसे ग्वालियर किला, मोती महल और जयविलास पैलेस, कुछ बाड़े के मॉन्यूमेंट्स हैं जो महाराज बाड़े पर स्थित हैं, इन सभी को वहाँ पर हमने स्केच के माध्यम से पेंटिंग किया है। अच्छा, पेंटिंग की है इन सब चीजों की वहाँ पे आपने? जी मैम। अच्छा, ये किस सरफेस पर की है आपने? बड़े बड़े चित्र लगाए हैं कैनवस पर या कहाँ लगाए हैं? नहीं मैम, ये जो है डायरेक्ट वॉल के ऊपर किया है ये काम सारा, वॉल पेंटिंग है पूरी। अच्छा। और जिसमें जो है स्केच के माध्यम से ही पेंटिंग का रिफ्लेक्ट देने की कोशिश की है। क्या बात है, क्या बात है। जी हाँ। एक तो जो है पेंसिल से स्केच होता है, ये कलर स्केच है लेकिन। अच्छा जी, मतलब रंगों से आपने मोनोक्रोम स्केचेस बनाए हैं? जी मैम बिल्कुल। क्या बात है, बहुत सुंदर। जब ये म्यूजियम खुलेगा तो आपका ये काम देखने को लोगों को मिलेगा। ये बताएं कि ये जो कला की यात्रा रही, चित्रकला की यात्रा आपकी रही, बहुत पहले से सीख रहे होंगे, और जो ये चितेरा कला आपने बताई है, ये आपने इनहेरिट की या सीखी? मेरे गुरु के समान एक सर है मेरे, कन्हैयालाल जी, वो इस कला में जो है दक्ष है बिल्कुल। तो जब मैं अपना मास्टर्स कर रहा था तो उसी दौरान मैंने उनसे जो है थोड़ा काम सीखा चितेरा का। तो जब से जो है थोड़ा सा मैं करने लगा हूँ इस काम को, वैसे मूल्यतः जैसा मैंने पहले बताया मूर्तिकार और चित्रकार के रूप में मैं अपना काम करता हूँ। क्योंकि ये 200 साल पुरानी आर्ट है, चितेरा आर्ट, और आप खुद ही बता रहे हैं कि पहले काफी लोग इसको किया करते थे, अब सिर्फ 2 या 3 परिवार बचे हैं। और हमारे ग्वालियर के लोग तो ये जानते हैं कि यहाँ पर तो चितेरा ओली जैसी जगह है, उन विशेष कलाकारों के लिए जो बनाई गई जगह थी जहाँ वो रहते थे। तो और अब ये लुप्त होने की कगार पर है। तो आपको लगता है कि ये जो म्यूजियम है, इसमें जो कुछ भी चितेरा कला उकेरी है आपने और कन्हैयालाल जी ने मिल करके, इससे लोगों में जागृति फैलेगी और ये कला फिर से जिंदा हो पाएगी? हाँ बिल्कुल मैम, क्योंकि ये जो चितेरा कला है, जैसा आपने बताई, 200 साल लगभग पुरानी है ये। और आजकल क्या होता है, पहले तो जो है घरों में, शादियों में या फिर जो भी मांगलिक कार्यक्रम होते थे, शुभ कार्यक्रम, उसमें जो है चितेरा कला लोग करवाते ही थे। लेकिन आजकल जो है बिल्कुल खत्म हो गया है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो है कैलेंडर आ गए हैं और पोस्टर्स आ गए हैं, तो इस जो डिमांड है वो घटी है इसकी। तो लोगों को जब मालूम चलेगा कि इस तरह का आर्ट भी हमारे ग्वालियर में था कभी, तो उसको देखकर लोग जागरूक होंगे। तो मुझे ऐसी आशा है कि लोग फिर से करवाएंगे इसे। और जो हमारे कलाकार जो इस तरह से अपना काम खो रहे हैं, वो इसके माध्यम से जो आगे बढ़ेंगे फिर। क्योंकि जो चितेरा आर्ट है ये भी विलुप्त होने की कगार पर है बिल्कुल आज। जैसे में जो है स्मार्ट सिटी के माध्यम से इस आर्ट को जो है मतलब प्रमोट करना, ये अच्छा विकल्प है और एक अच्छी बात है जो कि स्मार्ट सिटी से प्रमोट कर रहा है इस टाइम पर। वीरेंद्र जी, आपने जो काम स्मार्ट सिटी के संग्रहालय में कर दिया, अब ये पूरा हो गया। इसके अलावा वहाँ एक सोवेनियर शॉप खुली है जहाँ से लोग स्मृति चिन्ह वगैरह ले जाएंगे और कुछ आर्टिसंस अपने काम भी वहाँ पर प्रदर्शित कर सकेंगे। तो उस सोवेनियर शॉप के लिए आपने कुछ काम किया है क्या? कुछ आर्ट पीसेस बनाए हैं? हाँ मैम, उस शॉप के लिए मैंने जो है पेपर मशीन में कुछ मॉन्यूमेंट तैयार किए हैं, जिसमें ग्वालियर किला, शालबंदी का और भी जो मुख्य चीजें ग्वालियर को प्रदर्शित करती हैं, ऐसी आकृति मैंने तैयार की है इसके अंदर। और जैसा कि स्मार्ट सिटी जैसा हमें बताइए, फिर आगे हम जो है इसमें पेंटिंग के माध्यम से भी कुछ ग्वालियर के मॉन्यूमेंट्स वहाँ पर तैयार करके देंगे इस तरह की। मतलब यहाँ आपको संभावना अपने काम की दिखती है कि शोकेस हो सकेगा आपका काम? बिल्कुल मैम। और इसमें जो ऐसे कलाकार हैं जो ग्वालियर को लेकर काम कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं हमारे शहर को, उन्हें जो है ज्यादा इसमें स्थान मिलने की जो है संभावना रहती है, आगे रहेगी। लोग वहाँ घूमने जाएंगे और देखेंगे इतनी सुंदर तस्वीरें हैं। किसी तस्वीर पर आपके नाम का क्रेडिट है? हमें वहाँ पर जो है एक गैलरी के अंदर जो हमारी प्रॉपरली आर्ट गैलरी बनी हुई है स्मार्ट सिटी में, वहाँ पर एक ना रॉयल करके गैलरी बनाई है, रॉयल व्हील बने हैं इसके ऊपर बहुत सारे। उस गैलरी पर जो हमारे नाम का क्रेडिट आपको वहाँ पर मिलेगा, दिखेगा। अच्छा। वहाँ पर लगा हुआ है। मतलब लोग जान पाएंगे कि ये जो चित्रकारी की है वो वीरेंद्र जी ने की है? जी मैम बिल्कुल जी। वैसे तो नहीं, क्या पूरा ग्रुप का काम रहता है ये, क्योंकि बहुत बड़ा काम तो काफी लंबे समय से चल रहा है ये। तो इसमें जो है लगभग हम लोगों ने 15 लोगों की टीम थी हमारी। वाह जी। इसमें जो है मेरे पास पूरा एक टीम वर्क है जो काम करता है इसके लिए, तो सभी को क्रेडिट जो है जाता है इसके लिए। तो बिल्कुल, और निश्चित तौर पर ये बड़ा काम है और ऐसा काम है कि जो दुनिया बहुत दिनों तक याद रखेगी, देखेगी भी और याद भी रखेगी। जी। इसके अलावा इस म्यूजियम के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे? मैम, इस म्यूजियम में जो है ग्वालियर के इतिहास को लेकर जो है पूरा काम किया गया है, जैसा कि आप जानती हैं। तो इसमें ग्वालियर के जो है हमारे
कला से लेकर संगीत, खान पान, रहन सहन, पहनावा, इस तरह का सभी तरह की जो वहाँ पर वस्तुएं और जो पुरानी संरक्षित चीजें हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। तो ये एक अच्छा कदम है कि हमारे ग्वालियर के जो आज के वर्तमान में जो बच्चे हैं वो जानेंगे इतिहास को, किस तरह का जो हमारा इतिहास रहा है और कैसा परिवेश था। ये इस तरह का शायद पहला डिजिटल म्यूजियम होगा जो ग्वालियर में खुलने जा रहा है। आर्ट गैलरी के बारे में कुछ बताइए। इस आर्ट गैलरी में जो है हमारे कुछ तो मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि ग्वालियर को यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा ये चितेरा जो मैंने बताया महत्वपूर्ण, वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है चितेरा कला। और इसके अलावा जो है कुछ आर्ट गैलरी के अंदर नीचे बॉटम साइड में आर्ट वर्क किया गया है जो कि हमारे मोती महल से लिए गए हैं। वहाँ का वर्क जो है कॉपी किया है इसमें। अच्छा, मोती महल में जो चित्रकारी थी और जो खराब हो चुकी है वही वहाँ रेप्लिका बनाई गई है? बिल्कुल मैम, इसकी रेप्लिका यहाँ पर बनाई गई है। और क्योंकि मोती महल बहुत पुराना हो चुका है और वो जनता के लिए खुला भी नहीं है, तो ऐसे में लोग देख पाएंगे कि हाँ किस तरह के चित्र वहाँ पर बने हुए हैं जी। तो उसमें जो है कुछ रॉयल फ्लावर्स हैं और व्हील हैं कुछ इंडिया टाइम्स के, तो वो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल पाएंगे। मतलब जिस तरह की चित्रकारी मोती महल में दिखाई देती है वो धुंधली हो गई है और जर्जर हालत में है, वही की वही आपने वहाँ पर उकेरी है। जी मैम, जी। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है अपने शहर की जो विरासत है उसको सहेजने का, और उसमें आप भागीदार हो पा रहे हैं। इसके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। बिल्कुल, धन्यवाद मैम। हाँ वीरेंद्र जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी अपने काम के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, नमस्कार। आप थे वीरेंद्र नागवंशी। श्रोता साथियों, इन दोनों कलाकारों की बात को सुनकर हमें ये तो महसूस हुआ ही कि हम यदि अपने हुनर को हमेशा पैना करते रहें तो मौक़ों की कमी कभी नहीं पड़ेगी। तो यूं ही हुनर आजमाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यथासंभव घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। और अपनी दोस्त तुलिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन में है विश्वास।